कभी कभी हम अपनी ही जिंदगी के अंदर अजनबी बनकर जीते हैं। सुबह आंखें खुलती हैं लेकिन नींद जाती नहीं। हम मोबाइल देखते हैं, फिर घड़ी देखते हैं और दिन यूं ही खिसकता चला जाता है। न कोई ठहराव है, न स्पष्टता, और ना ही वो सुकून जिसके लिए सब कर रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर अक्सर लगता है, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जो सच में मेरे जीवन को बदल सके? हम अपने आसपास सब कुछ बदलना चाहते हैं। रोज नए रील्स, नए मोटिवेशनल वीडियोस, नई एप्स, नई आदतें। पर सवाल यह है, क्या हमने खुद के अंदर कुछ बदला? अब जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आप सुबह उठते हैं बिना किसी आलस्य के। आपका कमरा साफ है, आपकी दिनचर्या एक सहज बहाव में चलती है, हर काम समय पर होता है और आप हर दिन कुछ बेहतर बनते जाते हैं। कोई आपको कुछ कहने नहीं आता, क्योंकि आप खुद ही अपने सबसे सख्त शिक्षक और सबसे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जापानी जीवन शैली की असली ताकत है। जापान, एक देश जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी और संस्कृति में आगे है, बल्कि उस आत्म अनुशासन में भी जिसने उसे विनाश से उठाकर दुनिया की सबसे ताकतवर सभ्यताओं में खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्या है जापानियों की जीवन शैली में जो उन्हें इतना अनुशासित, शांत और शक्तिशाली बनाता है? उसका उत्तर है 8 अनमोल नियम। 8 ऐसे सूत्र जो न केवल आपको सफल बना सकते हैं, बल्कि भीतर से बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। हर नियम एक दर्पण होगा जो आपको आपके भीतर छिपी शक्ति से मिलवाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि एक नया जीवन दर्शन पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ अनुशासन की बातें नहीं करेगा, यह आपको खुद से जुड़ना सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं सिर्फ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। रूल 1, इकिगाई वो वजह जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। वहां की एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, 104 साल की उम्र, लेकिन चेहरा मानो 60 साल का हो। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप इतने सालों से खुश, स्वस्थ और सक्रिय कैसे हैं? वो मुस्कुराई और बस एक शब्द बोली, इकिगाई। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूरा करता है। इसका मतलब है वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जो सच में किसी मकसद के लिए सुबह जागते हैं? ज्यादातर लोग बस अलार्म के जोर से उठते हैं, फिर घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर उस दिन को जैसे तैसे झेलते हैं। ना कोई गहराई, ना कोई स्पष्टता और ना ही कोई दिशा। लेकिन इकिगाई कहता है, जिंदगी में 4 सवालों का जवाब खोजो। आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप किस चीज में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आप किससे पैसे कमा सकते हैं? इन चारों के बीच जो बिंदु जुड़ता है, वही आपका इकिगाई है। और जापान में इकिगाई को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब खोजते और जीते हैं। एक साधारण किसान हो या एक मछुआरा, एक बढ़ई हो या एक टी सेरेमनी करने वाला व्यक्ति, वो सब किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं। और जब उद्देश्य होता है तो उत्साह अपने आप आता है। जब उद्देश्य होता है तो सुबह जल्दी उठना संघर्ष नहीं, आनंद बन जाता है। जब उद्देश्य होता है तो अनुशासन बोझ नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। इकिगाई का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह कभी रिटायर नहीं होता। एक जापानी बुजुर्ग गार्डनिंग करते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो कोई दूसरों को अपनी कहानियां सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इकिगाई काम नहीं, बल्कि जीवन की सांस है। अब आप सोचिए, आपका इकिगाई क्या है? क्या वो लिखना हो सकता है, किसी की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, कुछ नया बनाना? अगर आप अभी नहीं जानते तो घबराइए मत। जापानी दर्शन कहता है, इकिगाई पाया नहीं जाता, वह खोजा जाता है, धीरे धीरे, अनुभव से और आत्म मंथन से। तो आज से शुरुआत कीजिए। एक डायरी खोलिए, अपने दिल से सवाल पूछिए और जवाब मिलने तक रुकिए मत। क्योंकि एक बार जब आप अपना इकिगाई जान लेते हैं, तो फिर अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ब खुद जीवन को हर दिन बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। रूल 2, काइजन, रोज थोड़ा बेहतर बनना। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान खंडहरों में तब्दील हो चुका था। कारखाने तबाह थे, अर्थव्यवस्था बर्बाद थी और लोग भूखे प्यासे जी रहे थे।
दुनिया को लगा अब जापान कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन जापानियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई सोच को अपनाया जिसका नाम था काइजन। इसका अर्थ है लगातार सुधार, हर दिन थोड़ा थोड़ा। उनका सिद्धांत था, हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनेंगे। ना कोई बड़ा कदम, ना कोई झटकेदार बदलाव, बस धीरे धीरे रोज थोड़ा सुधार। टोयोटा, होंडा, सोनी जैसी कंपनियां, इनकी नींव काइजन पर टिकी थी। हर कर्मचारी, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो या ऑफिस में, हर दिन सोचता था कि मैं अपने काम को कल से थोड़ा और अच्छा कैसे बना सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप भी यही सोच अपनाएं तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। मान लीजिए आप आज तक व्यायाम नहीं करते, तो क्या कल से 2 घंटे जिम जाना जरूरी है? नहीं। काइजन कहता है, आज सिर्फ 5 मिनट चलो, कल 6 मिनट, फिर 7 मिनट, और एक दिन आप दौड़ते रहेंगे। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते तो आज सिर्फ 1 पेज पढ़िए, कल 2 पेज। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, बिना आपको थकाए, बिना डराए। काइजन का असली जादू है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, यानी स्थिरता ना कि तीव्रता। बहुत बार हम कुछ दिन के लिए बहुत जोश में रहते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, नई आदतें, लेकिन फिर थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। काइजन हमें सिखाता है छोटे कदमों से लंबा सफर तय करना। एक जापानी कहावत है, छोटा सुधार बड़ा बदलाव लाता है, और यही अनुशासन की असली कला है। अनुशासन का मतलब हर दिन कुछ बड़ा करना नहीं, बल्कि हर दिन कुछ थोड़ा सा करते रहना है। भले ही दुनिया को दिखे ना, लेकिन आपके भीतर एक नई दुनिया बन रही हो। रूल 3, शित्सुके, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी। टोक्यो के एक स्कूल में लंच का समय है। बच्चे खुद अपने हाथों से खाना बांटते हैं। साफ सुथरे कपड़े, मुस्कान चेहरे पर, और खाना खत्म होने के बाद वो खुद ही अपनी प्लेट धोते हैं, टेबल साफ करते हैं, कूड़ा उठाकर कचरा पेटी में डालते हैं। ना कोई आदेश, ना कोई चिल्लाहट, सिर्फ आदत, सिर्फ शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है आत्म अनुशासन। लेकिन जापानी संस्कृति में इसका अर्थ केवल अनुशासन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आदर और जिम्मेदारी की भावना से है। हमारे समाज में अक्सर अनुशासन को सजा से जोड़ा जाता है कि गलती की तो डांट पड़ेगी, नियम तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जापान में शित्सुके सिखाया जाता है खुद से। बच्चों को बताया नहीं जाता कि तुम्हें सफाई करनी चाहिए, बल्कि उनके आसपास ऐसा वातावरण होता है कि वे खुद ही सफाई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि जो काम तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन में यही सोच अपनाएं, अगर हम अपने समय की जिम्मेदारी लें, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अगर हम हर छोटी आदत को अपने चरित्र का हिस्सा बना दे, तो क्या हमें किसी बाहरी व्यक्ति से अनुशासन की जरूरत होगी? नहीं। शित्सुके यही कहता है कि अनुशासन बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उपजता है जब इंसान खुद को जवाबदेह मानता है। जापानी फैक्ट्रियों में कर्मचारी अपने डेस्क को खुद साफ रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मेरे आसपास की गंदगी मेरे मन की गड़बड़ी है। कर्मचारी टाइम पर आते हैं क्योंकि उनके लिए समय एक नियम नहीं, सम्मान है। शित्सुके हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं तो जीवन में एक आंतरिक स्पष्टता आती है जो किसी भी कोच, किसी भी मोटिवेशन स्पीकर से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई आदत नहीं बन रही, तो किसी बाहरी समाधान के बजाय खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने प्रति सच्चा हूं? क्या मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी ले रहा हूं? यही शित्सुके है। जिस दिन ये आ गया, उस दिन से अनुशासन आपकी पहचान बन जाएगा। रूल 4, सेरी, जरूरी चीजें रखो, बाकी हटाओ। सोचिए, आपका कमरा बिखरा हुआ है, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, किताबें ड्रेसिंग टेबल पर हैं, पुरानी चीजें अलमारी के पीछे धूल में दबी पड़ी हैं। ऐसे माहौल में बैठकर आप कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। आपका मन बार बार भटकता है और आलस, भ्रम और बेमतलब की चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब सोचिए, एक जापानी कमरा जिसमें फालतू चीजें नहीं है, सिर्फ वही रखा है जो जरूरी है, सुंदर है या किसी उद्देश्य को पूरा करता है। एक छोटा टेबल, एक कप चाय और खुला स्थान जहां विचार भी खुलकर बहते हैं। यही है सेरी। सेरी का अर्थ है जरूरी और गैर जरूरी चीजों की पहचान करना और फिर जो अनावश्यक है उसे हटा देना। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों में जब प्रोडक्टिविटी पर काम शुरू होता है तो सबसे पहले सेरी लागू किया जाता है।
हर कर्मचारी से कहा जाता है, अपने डेस्क पर सिर्फ वही रखो जिसकी तुम्हें हर दिन जरूरत है। बाकी चीजें या तो हटा दी जाती हैं या संग्रहित कर दी जाती हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। सेरी हमें सिखाता है, हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मन का प्रतिबिंब है। अगर आपके चारों तरफ अव्यवस्था है, तो आपके भीतर भी उलझन और अस्थिरता होगी। सेरी के 3 गहरे स्तर होते हैं: भौतिक स्तर, कमरा, अलमारी, टेबल; डिजिटल स्तर, फोन, लैपटॉप, फालतू नोटिफिकेशन; मानसिक स्तर, पुराने रिश्ते, बीते अफसोस, अनावश्यक चिंताएं। अब सोचिए, कितनी चीजें आपने ऐसे ही संभाल कर रखी हैं जिनका ना आपको कोई उपयोग है, ना ही कोई अर्थ। फालतू एप्स, पुराने कपड़े, बेवजह के वादे और रिश्ते जो सिर्फ बोझ बन चुके हैं। सेरी कहता है, अगर कोई चीज आपकी सेवा नहीं कर रही, तो वो आपकी ऊर्जा चुरा रही है। इसलिए हर महीने एक दिन ऐसा तय करें जब आप सेरी करें, घर की भी और खुद के मन की भी। छांटें, निकालें और मुक्त हों। याद रखिए, जितना खालीपन बाहर होगा, उतनी गहराई से ध्यान भीतर जाएगा। और यही अनुशासन का एक और गुप्त सूत्र है: कम चीजें इक्वल्स टू कम डिस्ट्रैक्शन, इक्वल्स टू ज्यादा फोकस, इक्वल्स टू ज्यादा शांति। रूल 5, ओसोजी, सफाई, आत्मा का पुनर्जन्म। हर साल जापान में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, ओसोजी। ये साल के आखिरी हफ्ते में होता है। स्कूल, दफ्तर, दुकानें, घर, हर जगह लोग एक साथ मिलकर सफाई करते हैं। पर यह सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होती। यह है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। ओसोजी का मतलब है गहराई से साफ करना, ताकि नए वर्ष में नया आरंभ हो सके। जैसे हम अपने शरीर को नहाकर साफ करते हैं, वैसे ही जापानी लोग मानते हैं कि हमारे आसपास की चीजें भी आत्मा से जुड़ी होती हैं। और जब हम अपने कमरे को साफ करते हैं, तो हम असल में अपने मन, विचार और ऊर्जा को भी धोते हैं। सोचिए, आप एक कमरे में हैं, जहां धूल जमी है, बदबू है, चीजें बिखरी हैं। क्या उस माहौल में शांति महसूस होगी? नहीं। अब सोचिए, वही कमरा साफ है, खुशबूदार है, प्राकृतिक रोशनी आ रही है, हवा चल रही है। क्या उस जगह पर बैठकर आप शांत, स्थिर और ऊर्जा से भरे नहीं होंगे? यही है ओसोजी का चमत्कार। और यह सिर्फ जापानी संस्कृति की बात नहीं है। भारत के आश्रमों में भी यही सिखाया जाता है। स्वच्छता समान टू साधना। गांधी जी कहते थे कि सफाई ईश्वर के समीप ले जाती है। ओसोजी हमें सिखाता है कि जब हम साफ करते हैं, तो हम सिर्फ जगह नहीं, अपनी मानसिक स्थिति भी बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सफाई जरूरी है, लेकिन मैं तो रोज झाड़ू पोंछा करता हूं, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, ओसोजी का मतलब है गहराई से साफ करना, जिसमें आप हर उस चीज को निकालते हैं जो ऊर्जा को रोक रही है। जैसे अलमारी में पड़े वो कपड़े जो आप सालों से नहीं पहने, बेड के नीचे छिपी हुई धूल, ईमेल इनबॉक्स के वो हजारों अनपढ़ मैसेज, दिल में छिपी वो शिकायतें और गुस्से। ओसोजी आपको कहता है कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो काम नहीं आ रहा उसे विदा दो, और जो शुद्ध है उसे अपनाओ। ये एक नए जीवन की तैयारी है। एक नया सफर शुरू करने से पहले पुराने बोझ को उतार फेंकना ही ओसोजी है। तो अगली बार जब आप सफाई करें, तो बस झाड़ू पोंछा ना करें, अपने भीतर झांकिए। क्या कोई पुराना डर, पछतावा या शिकायत है जो अब निकल जानी चाहिए? उसे बाहर निकालिए और फिर देखिए कैसे आपके कमरे के साथ साथ आपकी आत्मा भी उजली और हल्की हो जाती है। रूल नंबर 6, गामन, सहनशीलता और धैर्य की ताकत। साल 2011, जापान, भूकंप आया, फिर सुनामी और उसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसा। पूरी दुनिया कांप गई। खबरें आई कि हजारों लोग बेघर हो गए, बिजली चली गई, खाना पानी की कमी हो गई। और तब दुनिया ने जो दृश्य देखा, वो गामन की परिभाषा बन गया। लंबी कतारें थीं, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं। बिना शिकायत के लोग पाली ले रहे थे, खाना बांट रहे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। शांत, संयमित, धैर्यवान। ना कोई चीख, ना चिल्लाहट, बस एक गहरा साहस जो कहता था, हम सहेंगे पर हारेंगे नहीं। यही है गामन, जापानी संस्कृति का सबसे गहरा मूल मंत्र। गामन का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर दुख, दर्द, संघर्ष को सहना, बिना शिकायत, बिना प्रदर्शन। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सहनशीलता की ताकत है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब कोई छोटी सी बात हमें विचलित कर देती है। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया,
ट्रैफिक में कोई ओवरटेक कर गया, थोड़ा रुकना पड़ा तो गुस्सा आ गया, कोई तारीफ नहीं करता तो दुखी हो गए। हम सब तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जापानी गामन कहता है कि सहन करना, पर मजबूरी में नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मबल के साथ। एक पुरानी जापानी कहावत है, गम्बाते ने, जिसका अर्थ है कि कड़ी मेहनत करो और सहन करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। गामन कोई भावनाओं को दबाने की टेक्निक नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन है जो कहता है कि हर परिस्थिति में गरिमा के साथ कैसे खड़ा रहना है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापानी स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही गामन सिखाया जाता है। ठंडी में कोट के बिना स्कूल जाना, मेहनत के काम खुद करना, हारने पर शांत रहना, जीतने पर घमंड न करना, यह सब गामन का अभ्यास है। अब आप सोचिए कि अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले 2 सेकंड रुकें, अगर आप तकलीफ में भी खुद को संयमित रखें, तो क्या आप ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा शांत नहीं बनेंगे? गामन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे जैसी भी हो, अपने चरित्र को मत गिरने दो। अनुशासन सिर्फ दिनचर्या या आदत नहीं है, वो आपके भीतर की शांति है जो बाहर के तूफानों से नहीं डगमगाती। और यही आपको एक मजबूत, संतुलित और विजयी इंसान बनाता है। रूल 7, मत तनाई, बेवजह बर्बादी मत करो, जीवन का आदर करो। कल्पना कीजिए आप एक जापानीज रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना सर्व हो रहा है, आपका मन भरा हुआ है, लेकिन प्लेट में थोड़ा सा चावल बच गया। आप सोचते हैं छोड़ दो, इतना कौन खाएगा, लेकिन वेटर झुक कर कहता है मोत्तानाए, मतलब ये बर्बादी क्यों? जापान में ये शब्द केवल खाना बर्बाद करने पर नहीं कहा जाता, बल्कि हर उस चीज पर जो सम्मान की हकदार है और जिसे हमने बिना सोचे समझे फेंक दिया। मोत्तानाए एक भावना है जो कहती है कि हर वस्तु, हर संसाधन, हर पल एक उपहार है और उसे बेवजह नष्ट करना अपराध है। कई जापानी बुजुर्ग आज भी पुराने कपड़े सिलकर पहनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसमें किसी की मेहनत है, इसे यूं ही फेंकना मोत्तानाई है। आपके पास समय है, क्या आप उसे इंस्टाग्राम या रील्स में खो देते हैं? आपके पास सेहत है, क्या आप उसे जंक फूड में बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास रिश्ते हैं, क्या आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? हर बार जब हम ध्यान नहीं देते, टालते हैं या अनावश्यक रूप से उपयोग करते हैं, हम मोत्तानाई कर रहे होते हैं। यह सिर्फ संसाधनों की बात नहीं है, यह आपके ध्यान, ऊर्जा और जीवन के हर सेकंड की बात है। मोत्तानाई एक तरह से हमें संवेदनशील बनाता है, अपने व्यवहार, अपनी खपत और अपनी आदतों के प्रति। अब जरा सोचिए, अगर हम रोज उठते हुए ये सोचें कि आज मुझे कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है, ना समय, ना पैसा, ना रिश्ते, ना खुद को, तो क्या हम ज्यादा सजग, अनुशासित और संवेदनशील इंसान नहीं बनेंगे? अनुशासन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल या लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये वो सम्मान है जो हम हर चीज को देते हैं। मोत्तानाई हमें सिखाता है कि हर चीज की एक कीमत है, उसे समझो, उसे सराहो और उसे सम्मान दो। आपका समय, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपके रिश्ते, आपके विचार, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज अनमोल है और अनुशासित व्यक्ति वही है जो इस अनमोलता को पहचानता है। रूल 8, ओबाइटोरी, खुद से तुलना मत करो, अपने रास्ते पर चलो। ओबाइटोरी ये एक जापानी शब्द है जो 4 फूलों से बना है। उमे यानी प्लम, बाई यानी चेरी, तो यानी पीच और री यानी एप्रिकॉट। चारों फूल एक ही समय में खिलते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपने समय पर। कोई तेज खिलता है, कोई धीरे, कोई सुगंध देता है तो कोई रंग, पर कोई भी ये नहीं कहता कि मैं दूसरे से बेहतर या कम हूं। ओबाइटोरी हमें यही सिखाता है कि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा समय, तुम्हारी रफ्तार बस तुम्हारी है, तुलना करके उसे मत खो। अब सोचिए, जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो क्या देखते हैं? कोई विदेश घूम रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कर रहा है, और हम तुरंत सोचते हैं कि मैं कहां हूं, मैं तो पीछे रह गया। यही होता है कंपैरिजन ट्रैप। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुलना आपको या तो घमंड देती है या हीनता, दोनों ही अनुशासन को तोड़ते हैं। घमंड कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। हीनता कहती है मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन अनुशासन तब आता है जब आप खुद को अपनाते हैं और अपने अंदर की यात्रा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ओबाइटोरी कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो, अब खुद को खिलने दो।
जापानी कल्चर में इस विचार को इतनी गहराई से अपनाया गया है कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं, सिर्फ कल के तुम से है। अब एक कहानी सुनिए। जापान के क्योटो में एक बौद्ध भिक्षु था। उसका नाम था सेंशो। वो हर सुबह बाग में फूलों को पानी देता था। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने कौन सा फूल सबसे सुंदर माना? सेंशो मुस्कुराया और बोला, कोई नहीं, हर फूल का अपना समय है, अपना रंग है, अपनी खुशबू है और अपना कारण है। यही ओबाइटोरी है। अब आप सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ ये सोचें, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हुआ, तो जीवन में कितनी सुकून और स्थिरता आएगी। आपको किसी से तेज नहीं दौड़ना है, आपको सिर्फ अपने रास्ते पर टिके रहना है। अनुशासन तब आता है जब आप खुद को अपनाते हैं और अपने अंदर की यात्रा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ओबाइटोरी सिखाता है, खुद की तरह जियो, दूसरों की परछाई बनकर नहीं। कंक्लूजन, अनुशासन का असली अर्थ। कभी कभी हम सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है कठोर नियम, सख्त दिनचर्या, हर चीज पर कंट्रोल रखना। लेकिन जापानी दर्शन हमें कुछ और सिखाता है। वो कहता है, अनुशासन एक सजा नहीं बल्कि एक कला है, एक शांत, सहज और सम्मान से भरी हुई जीवन शैली, जहां सुबह की चाय भी एक रिवाज बन जाती है, जहां घर की सफाई आत्मा की सफाई जैसी लगती है, जहां रिश्तों की देखभाल भी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सौभाग्य लगता है। अनुशासन तब पैदा होता है जब आप जिंदगी को हल्के में लेना बंद करते हैं, हर पल को उसकी पूरी गरिमा के साथ जीने लगते हैं और अपनी क्षमताओं को टुकड़ों में नहीं, एक बहती नदी की तरह आकार देते हैं। हर रूल, चाहे वो काइजन हो या वाबिसाबी, शिकितागानाई हो या ओबाइटोरी, हमें एक ही बात सिखाता है, तू वही है जिसे अब जागना है। तू वही है जिसे खुद से वादा करना है कि मैं बर्बाद नहीं जाऊंगा, मैं बिखरते नहीं रहूंगा, मैं समय को, रिश्तों को, ऊर्जा को इस तरह बहा नहीं दूंगा जैसे वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। जापानी लोग परफेक्ट नहीं होते, पर उनकी इम्परफेक्शंस को अपनाने की कला, उनकी सोच की गहराई और जीवन के प्रति उनका सम्मान उन्हें डिसिप्लिन बनाता है। और यही जीवन का मंत्र है, संपन्न बनने से पहले समर्पित बनो, सुंदर दिखने से पहले सच्चे बनो, तेज भागने से पहले ठहर कर खुद को समझो। अनुशासन वो दर्पण है जिसमें झांककर आप खुद को पहचानते हो। वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। तो अगली बार जब जिंदगी अस्थिर लगे, जब लक्ष्य दूर लगे और मन भटके, तब इन 8 नियमों को याद करना। शिकिता गानाए, स्वीकार करो। काइजन, निरंतर सुधार। वाबिसाबी, अपूर्णता में सौंदर्य। इकिगाए, जीवन का उद्देश्य। गामन, सहनशीलता और संयम। शुहारी, सीखने की परंपरा। मोर्तनाई, व्यर्थ मत करो। ओबाइतोरी, खुद से तुलना मत करो। क्योंकि शायद कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए हमें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक नन्हा जापानी नियम ही काफी होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जीवन बदलने वाली जापानी सोच पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से शेयर करें, क्योंकि किसी के जीवन में अनुशासन लाने के लिए आपका एक क्लिक ही उनकी शुरुआत बन सकता है। स्टोरी मैग्निफाइड पर मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां कहानियां बदलती हैं, सोच गहराती है और हम हर दिन थोड़ा थोड़ा और विकसित होते हैं। जय हिंद।